ओके, तो लास्ट लेसन में हमने क्या किया था, हमने किया था कि हम AWS के ऊपर मतलब डैशबोर्ड क्या होता है, इसकी सर्विस कोटा लिमिट क्या होती है बाय डिफॉल्ट, क्रिएट करवाना है तो कैसे करवा सकते हो, सर्वर विंडोज सर्वर हमने क्रिएट करके देखा था, उसको एक्सेस करके देखा। ठीक है, आज हम दोबारा से पहले तो वही एक सर्वर क्रिएट करेंगे, सर्वर क्रिएट करने के बाद उसके साथ जो जो सेटिंग्स हो वो सारी सेटिंग्स को हम रिव्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी AWS कंसोल पे लॉगिन किया हुआ है, तो मैं अपना वापस EC2 पे EC2 पे चलते हैं क्योंकि हमें एक EC2 सर्वर चाहिए। ठीक है, कल हमने विंडोज किया था, आज हम लिनक्स क्रिएट करके देख लेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सेस करने का तरीका चेंज हो जाता है उसका, बाकी सारी चीजें सेम हो। ठीक है, मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ। इंस्टेंस पे जाने के बाद आपको लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाम दे दो आप इंस्टेंस का, जो भी रखना है आपको, वेब सर्वर या टेस्ट सर्वर जो भी रख रहे हो। ठीक है, ऐड एडिशनल में आपको कुछ डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम। इमेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है, मैं अभी अमेजोन का लिनक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फ्री टियर एलिजिबल, मैं यही ले लेता हूँ अभी के लिए। इंस्टेंस टाइप चेंज, इंस्टेंस टाइप की डिटेल जो मैंने आपको बताई थी, इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे AWS मल्टीपल टाइप के इंस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक पेज पिंग कर दूंगा रेफरेंस, इसका AWS का ही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पूरी डिटेल्स में इंस्टेंस टाइप की डिटेल मेंशन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट AWS आपको इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड करता है, जनरल पर्पस, कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, स्टोरेज, HPC, इंस्टेंस फीचर्स। तो ये आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप के इंस्टेंस टाइप होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर को चेक करना है, तो जैसे जनरल पर्पज होता है, तो जनरल पर्पज में किस टाइप के इंस्टेंस, तो इसमें जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिया है इसने, जनरल पर्पज इंस्टेंस प्रोवाइड ए बैलेंस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर नेटवर्किंग, कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ डिवर्स वर्कलोड्स। मतलब उसमें सिमिलर सेम काइंड्स ऑफ चीज मिलती है आपको, मान लो 2 GB रैम मिल गई आपको, 2 कोर वर्चुअल CPU मिल जाएगी, 4 GB रैम मिल गई, 3 कोर या 4 कोर वर्चुअल CPU मिल जाएंगे, उस टाइप से आपको। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आपको वहां पे मेमोरी ज्यादा मिलती है, वर्चुअल CPU कम होते हैं, बट मेमोरी होती है जो आपकी, वो हो सकता है आपको 300 GB, 400 GB, 500 GB ऐसे हो। जैसे आप देखोगे, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेंस आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डाटा सेट्स इन मेमोरी। तो ये उसके टाइप्स होते हैं जिसमें आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा मिलती है, जैसे R7G है। ये नीचे आगे आपको कोई भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये हाई कॉन्फ़िगरेशन रैम के साथ। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल CPU आपका कितना है, 1 है, बट मेमोरी कितनी है आपको, 8 GB से स्टार्ट होगी, आगे जाओगे 500 550 GB तक मेमोरी है। तो ये इंस्टेंस टाइप थोड़ा सा अगर आपको देखना है, तो आप डिटेल्स में रिव्यू करना चाहते हो, तो मैं आपको ये पेज पिंग कर दूंगा। इंस्टेंस आपका ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि AWS के डॉक्यूमेंटेशन ही है, आपको अलग से कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंस टाइप में अभी के लिए अपना वही T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ, कोई दूसरा वो नहीं ले रहा। T2 माइक्रो फ्री टीयर वाला जो वो ये ले रहा हूँ मैं। बाकी की पेयर अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप नया क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई पुराना आपके पास पहले से है, एग्जिस्टिंग है, वो यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे पेयर को सिलेक्ट करोगे और एग्जिस्टिंग की पेयर पे कोई भी जो भी यूज करना है उसको यूज कर लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे वेब सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। VPC नेटवर्किंग अभी के लिए मैं डिफॉल्ट सेटिंग ले रहा हूँ सारी की सारी, जो VPC है, सबनेट है, जो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो हम अवेबिलिटी जोन मैंने जो आपको बताया कि जो आपकी इंस्टेंस क्रिएट होती है वो किस अवेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट होनी है। तो अभी तक देखिए आपको वो नहीं दिख रहा कि कौन से उसमें क्रिएट होती है, उसमें क्या करेगा अभी AWS ऑटोमेटिक पिक करेगा और उसको क्रिएट करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसी पर्टिकुलर अवेबिलिटी जोन के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे VPC के नीचे आपको जो सबनेट का ऑप्शन दिख रहा है, सबनेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको जो लास्ट में फर्स्ट सबनेट नाम दिखा रहा है, इसके अंदर आपको अवेबिलिटी जोन दिख रहा होगा आपका, US ईस्ट 1D, नीचे आओगे US ईस्ट 1E, US ईस्ट 1B, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे अवेबिलिटी जोन, उसके अंदर आपका सर्वर के रीजन आपका नॉर्थ वर्जीनिया रहेगा, बट उसके अंदर जो अवेबिलिटी जोन्स हैं, उसके अंदर जो भी आपको अगर चेंज करना है,
किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको क्रिएट करना इंस्टेंस, तो आप यहाँ से वो चीज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमने लास्ट 1D के अंदर किया था, मैं अभी 1A के अंदर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1A को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई पहले से क्रिएटेड है उसी को यूज करना चाहते हो तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप पुराना सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी के लिए नया सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका जो सर्वर है, आपने जो सर्वर क्रिएट किया है उस सर्वर को आप एक्सेस करना है, जो जैसे आप मैं अभी ये सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे वो एक्सेस कहाँ से करवाना है, किस पोर्ट के थ्रू एक्सेस, वो चीज सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करता है। अगर आप यहाँ पे एक्सेस नहीं देते हो, मान लो मैं भी यहाँ पे सिर्फ मेरे आईपी के लिए एक्सेस दे देता हूँ और वो भी मैं पोर्ट दे देता हूँ एसएसएच पोर्ट पे, तो मैं इस सर्वर को एसएसएच पोर्ट पे एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी कोई तरीका एक्सेस करने का नहीं, पिंग भी नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। जब तक मैं आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वो पोर्ट अलाउ नहीं करूंगा तब तक आपका वो काम नहीं। लिमिट्स ऑफ पीपल नहीं है, लिमिट्स ऑफ आपका ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पे आपकी डिपेंड होता है कि आपको एक्सेस देना किसको। फायरवॉल यूज करती है, एक प्रकार की ये फायरवॉल होती है आपकी, आपके इनबाउंड और आउटबाउंड रूल बनते हैं इसके ऊपर कि आपने जो इनबाउंड रूल अलाउ कर दिया, मान लो मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट, और उसके ऊपर मैंने मुझे लॉगिन करना है तो मुझे लॉगिन करने के लिए तो उसका या तो आरडीपी लूंगा या मैं एसएसएच के थ्रू एक्सेस करूंगा उसको। अगर मेरा लिनक्स है तो मैं एसएसएच के थ्रू करूंगा, विंडोज सर्वर है तो मैं आरडीपी के थ्रू लॉगिन करूंगा। बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, जैसे मैं अमेजोन की साइट को हम एक्सेस करते हैं, हम तो ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं ना, राइट, वो बैकएंड पे उसको एक्सेस करने के लिए क्या तरीका करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो उनको पता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, बाहर से एक्सेस करने के लिए हम पोर्ट 80 अलाउ कर देते हैं, पोर्ट 80 और वेब सर्वर को एक्सेस, तो आपका सिर्फ वेब सर्वर आपको एक्सेस होगा बट बाकी चीजें आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप सर्वर को ट्राई करोगे एसएसएच का तो आपको नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ आपके लिए क्या किया है, उन्होंने आपके लिए सिर्फ पोर्ट 80 और 443 ओपन की। हाँ, तो ये इसमें आपका मैं आपके डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। AWS के अंदर फायरवॉल होती है दो तरह, ठीक है। एक फायरवॉल होती है आपकी ACL, ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो हमारी मतलब जिसके हम ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं नेटवर्क लेवल के ऊपर। मान लो मेरी कंपनी के अंदर हम नॉर्मल एक फायरवॉल यूज कर रहे हैं, राइट, कोई भी फायरवॉल ले लो हार्डवेयर में, वो फायरवॉल यूज करते हैं तो उसके ऊपर जब हम ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं तो वो कहाँ पे ब्लॉक करता है आपका ट्रैफिक, पूरी फायरवॉल के ऊपर करता है, ना कि वो किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, राइट, यही करता है वो। तो आपका जितना भी नेटवर्क होता है, जितना भी ट्रैफिक बाहर से आता है वो आपकी उस फायरवॉल के थ्रू आता है। तो यहाँ पे जो फायरवॉल होती है ACL होती है, जो वो फायरवॉल काम करती है आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर, पूरे VPC, जो आप एक VPC बनाते हो, जैसे यहाँ पे अभी हम डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम ACL कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ACL काम करता है नेटवर्क लेवल, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं वो आपके काम करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस लेवल, सर्वर बेस पे। जो मैं अभी ये सर्वर बना रहा हूँ, जो रूल मैं इसके अंदर बनाऊंगा वो सर्वर रूल सिर्फ इसी इंस्टेंस के लिए होते हैं। इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैं दूसरे सर्वर पे यूज कर सकता हूँ, बट जब तक मैं इसको सिर्फ इसी सर्वर पे यूज करूंगा तब तक वो रूल इसी के लिए बनेंगे। अगर मैंने कोई और सर्वर कनेक्ट कर रखा है और उसके लिए मैंने सिक्योरिटी ग्रुप डिफरेंट यूज कर रखा है तो उसके रूल डिफरेंट होंगे जो हमने अलाउ कर रखे हैं उसके। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है हमेशा आपका इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, सर्वर लेवल पे काम करते हैं AWS के अंदर, और ACL होती है जो आपकी काम करती है नेटवर्क VPC। ठीक है, जब हमारे पास ये सिक्योरिटी ग्रुप का और नेट ACL का लेक्चर आएगा तब आपको थोड़ा सा डिटेल में और कवर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम इन चीजों को अलाउ करते हैं, कैसे हम ब्लॉक करते हैं, कैसे हम डिनाई करते हैं चीज को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च विजार्ड SSH ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे SSH अलाउ करना है सिर्फ अभी, तो मैंने यहाँ पे ये नाम डाल दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, जब मैंने विंडोज सर्वर क्रिएट किया था तो हमारा यहाँ पे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था TCP और
RDP पोर्ट, राइट। RDP में 3389 पोर्ट अलाउ किया था हमने। क्यों? क्योंकि हमें विंडोज सर्वर एक्सेस करने होते हैं, जो हमें एक्सेस करने होते हैं वो रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट टूल के थ्रू, राइट। बट जो हमारा लिनक्स सर्वर है, लिनक्स सर्वर को हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं। पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको डबल टू पोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक डबल टू पिक किया है, SSH ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है, डबल टू पोर्ट इसने पिक कर रखा है। अगर आपको चेंज करना है या कोई और पोर्ट भी आप अलाउ करना चाहते हो, या पूरा का पूरा ट्रैफिक, मतलब कोई भी ट्रैफिक हो, आप कहीं से कुछ भी एक्सेस करते हो इस सर्वर का, तो वो एक्सेस हो जाए, तो यहाँ पे आपको एक ऑल ट्रैफिक के नाम से ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो अब आप बाहर से इस सर्वर को कुछ भी कर सकते हो। आपने वेब सर्वर बना रखा है, वेब सर्वर एक्सेस हो जाएगा। आपने डाटाबेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, डाटाबेस आपको एक्सेस करना है पोर्ट के थ्रू, तो डाटाबेस एक्सेस हो जाएगा। मतलब जो भी आप चीज इस पे करोगे, सारी चीजें आप एक्सेस करवा सकते हो बाहर से, कहीं से भी। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको एनीवेयर रखा है। अगर यहाँ पे कस्टम रेंज दे देते हो, ऐसे माई आईपी करते हो, तो माई आईपी में सिर्फ मेरे लैपटॉप का पब्लिक आईपी आएगा। कस्टम में जो आप अलाउ करोगे किसी दूसरी कंपनी के सबनेट को अलाउ करते हुए, कि अपनी कंपनी के ऑन प्राइम को आप यहाँ पे अलाउ करते हो, तो वो चीज आप यहाँ पे कस्टम में आ जाती है। एनीवेयर का मतलब होता है वर्ल्ड में कहीं से भी वो उसको एक्सेस कर। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, ऑल ट्रैफिक की बजाय कर देता हूँ SSH। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो भी सिक्योरिटी ग्रुप रूल होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप रूल के अंदर हम सिर्फ इनबाउंड रूल अलाउ करते हैं, तो आउटबाउंड आपका ऑटोमेटिक अलाउ हो जाता है। ठीक है। अब कंपनी लेवल में कुछ अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की होती है इनकी, तो वहां पे फिर आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलाउ करते हैं। तो वो कैसे होते हो, मैं अब जब सिक्योरिटी ग्रुप का लेक्चर करेंगे तब मैं आपको ठीक है। स्टोरेज, आपका स्टोरेज में डिफॉल्ट रख रहा हूँ। और यहाँ पे एडवांस में जाते हो तो एडवांस डिटेल के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, डोमेन जैसे रिक्वेस्ट स्पोर्ट इंस्टेंस। स्पोर्ट इंस्टेंस का मतलब होता है AWS एक आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जैसे अभी तो हम सर्वर बुक क्रिएट कर रहे हैं, बट एक स्पोर्ट इंस्टेंस होता है जिसपे मतलब एक प्रकार से बिल्ड होती है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बोली लगती है ना, जैसे उस तरीके से बिड होती है। कुछ सर्वर्स होते हैं AWS के ऊपर जो मतलब अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, बट उनकी जो प्राइसिंग होती है वो काफी लो होती है, तो उनको हम स्पोर्ट इंस्टेंसेस बोलते हैं। बट स्पोर्ट इंस्टेंसेस का यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक क्या है, कि जैसे ही कोई दूसरे बंदे ने आपसे ज्यादा बिड लगा दी उस सर्वर की, तो क्या करेगा, AWS आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका ये सर्वर इस टाइम पे बंद हो जाएगा, आप अपने सर्वर को स्टॉप स्टार्ट कर लो, ताकि आपके सर्वर का जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले आपको नया हेल्थी हार्डवेयर मिल जाए। वो एक प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट इंस्टेंसेस। ठीक है। बट जब हम नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसे मर्जी क्रिएट करते रहो, आपको कोई नोटिफिकेशन। ठीक है। जो डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, अगर आपने कोई अपना डोमेन बना रखा है साथ में AWS के ऊपर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन भी करवा सकते हो उसको। कोई इंस्टेंस IAM रोल, मतलब आपने कोई यूजर मैनेजमेंट का रोल बना रखा है। IAM का मतलब होता है यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट में जो आता है हमारा। तो अगर आपने कोई रोल बना रखा है और आप उसको अलाउ करना चाहते हो, तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। होस्ट नेम आपको कोई देना है, यहाँ पे डोमेन नेम के साथ, जैसे आप रिसोर्स नेम जो भी रखना चाहते हो। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो IP है, तो जब आपका नाम आता है, जैसे DNS नेम कल मैंने आपको दिखाया था, तो DNS नेम के बीच में वो IP दिखा रहा था, राइट। तो वो यहाँ से आता है। अगर यहाँ पे आप IP उठाते हो तो वो IP से आएगा। अगर आप यहाँ पे रिसोर्स नेम कर देते हो, तो आपका जो डोमेन नेम DNS नेम पिक करता है वो बाय डिफॉल्ट, तो वो आपका यहाँ पे रिसोर्स नेम, जो हमने यहाँ पे वेब सर्वर रखा है, वो वेब सर्वर के नाम से, और उसके आगे आपका DNS का जो इसका डिफॉल्ट DNS है उसको पिक कर लेगा। अगर आप IP रखोगे तो वो IP के साथ आपका DNS नेम पिक करेगा। अब यहाँ पे आता है इंस्टेंस ऑटो रिकवरी। इंस्टेंस ऑटो रिकवरी का मतलब होता है, अगर आपके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो ऑटोमेटिक ट्राई करता है आपके सर्वर को रिकवर करने की। डिफॉल्ट और डिसेबल है इसके अंदर दो ऑप्शन, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये रिकवरी के लिए ट्राई करता है, अगर कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका ये आपको नोटिफिकेशन भेजता है। अब यहाँ पे आता है शट डाउन बिहेवियर। शट डाउन बिहेवियर का मतलब होता है कि जब मैं सर्वर को, मेरे को अपने EC2 कंसोल से सर्वर को स्टॉप करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ या क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉप। अगर मैं
अपनी कंसोल पे जाके सर्वर को करता हूँ स्टॉप, तो मेरा सर्वर क्या होना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए, मतलब शट डाउन मोड में वो चला जाएगा जैसे मैं स्टॉप करूंगा। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट सेलेक्ट कर देता हूँ तो टर्मिनेट क्या करेगा, जब मैं अपने EC2 कंसोल से टर्मिनेट पे क्लिक करूंगा तब मेरा सर्वर स्टॉप शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। कैसे करते हैं मैं अभी करके दिखाऊंगा इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद। अभी आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ से स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर। अगर आप हाइबरनेट जैसे स्टॉप को प्रेस करते हो तो हाइबरनेट बिहेवियर में चला जाए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है इनेबल और डिसेबल के, अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दो, ये चीज जरूरी नहीं है। ये शट डाउन बिहेवियर वाला ऑप्शन थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि अभी ये आपका ऑप्शन डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये सेलेक्ट भी नहीं है, इनेबल भी नहीं है और डिसेबल भी नहीं है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि करना क्या। अब आपको करना क्या है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन होता है कि मान लो मैंने एक सर्वर क्रिएट कर दिया और मेरे पास एक नए बंदे ने ज्वाइन किया, मैंने उसको एक्सेस दे दिया, राइट। अब उसको AWS के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं, बट मैंने एक्सेस दे दिया कि ठीक है बंदा लर्न कर लेगा यार। और उसने आया और अपने EC2 कंसोल से सर्वर को टर्मिनेट कर दिया, तो मेरा सर्वर तो हो गया, राइट। तो इसलिए अगर आपको टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर देते हो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या करेगा, अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो इनेबल करने के बाद जब आप खुद भी सर्वर को टर्मिनेट करने की ट्राई करोगे तो आप भी सर्वर को टर्मिनेट नहीं कर पाओगे जब तक आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को डिसेबल, वो आपको एरर थ्रो। कैसे करता है ये काम, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा ये चीज। स्टॉप प्रोटेक्शन, अगर आपको स्टॉप प्रोटेक्शन करनी है कि नहीं सर्वर को स्टॉप भी नहीं कर पाए कोई, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इलास्टिक GPU और क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, ये आपके नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कुछ का इतना यूज नहीं है, इनको आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। और मेटा डेटा, लास्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यूजर डेटा। यूजर डेटा क्या करता है, मान लो आपको अगर JSON अच्छा आता है या कुछ स्क्रिप्टिंग आती है, YML आता है, तो आपको कोई भी सर्विस, जैसे मान लो आपको क्या करना है, मेरे को ये वेब सर्वर बनाना है, इसके ऊपर HTTP सर्विस मतलब HTTPD सर्विस को इंस्टॉल करना है, रिस्टार्ट करना है उसको, तो आप वो स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे अगर डाल दोगे, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सर्वर को क्रिएट कर रहा हूँ। बट अगर मैंने वो स्क्रिप्ट यहाँ पे JSON स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल दी और उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टेंस को करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर को क्रिएट होने के बाद जो स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे डाली है, जो काम आप यहाँ पे यूजर डाटा के थ्रू करवा रहे हो, वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, आपके सर्वर के ऊपर वेब सर्विस को पहले तो इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर उसको रीस्टार्ट करेगा, इनेबल करेगा, और फिर आपका वेब सर्वर अप हो जाएगा। तो यहाँ से किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना है, कोई सर्विस स्क्रिप्ट के थ्रू आपको कुछ इंस्टॉल करना है, या कोई सर्विस डिसेबल करनी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कितने इंस्टेंस क्रिएट करने आपको, ये है। यहाँ पे समरी में आपको वो सारी डिटेल शो करेगा जो हमने सेलेक्ट की है। लास्ट में हमें कर देना है लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस पे गए हम, अपनी इंस्टेंस आईडी हमने सेलेक्ट कर ली। अभी आपको ये पेंडिंग स्टेट में शो कर रहा है। ठीक है, जब तक आपका सर्वर ये रेडी होता है तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो हमारे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ये नीचे वाले, ये बता देता हूँ। जैसे हमारा सर्वर अप हो जाएगा तो मैं यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको वो डिटेल्स में थोड़ा कवर करूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है आपका डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर आपकी इंस्टेंस आईडी होती है, पब्लिक आईपी होता है, प्राइवेट आईपी होता है, DNS होता है, VPC होता है, सबनेट होता है, प्लेटफॉर्म कौन सा आपने, OS कौन सा लिया है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे शो करता है। पेयर कौन सा सेलेक्ट कर रखा आपने, ठीक है, ये आपकी आती है। अभी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी आपका इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, पूरी तरह से क्रिएट हुआ नहीं है, तो और डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं जब ये क्रिएट हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप इसके ऊपर अटैच किया है, राइट। सिक्योरिटी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा IAM रोल। अगर आपने कोई IAM रोल यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर रखा है तो वो शो करेगा, नहीं है तो नहीं शो करेगा।
ओनर आईडी जो आपका अकाउंट होता है वो होता है लॉन्च टाइम, किस टाइम पे आपने इसको लॉन्च किया था। नीचे आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, ये वो सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम उसके अंदर हमने कुछ पोर्ट्स अलाउ किए थे, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे देखिए आपको इनबाउंड रूल दिख रहा है, और यहाँ पे हमने जो पोर्ट अलाउ किया था 22 SSH पोर्ट 22, ये आपको शो कर रहा है कि हाँ ये चीज़ अलाउ हो रखी है मेरे ऊपर। अगर आपके पास मल्टीपल रूल्स होते हैं यहाँ पे तो वो सारे रूल भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। नीचे आपको आउटबाउंड शो कर रहा है, आउटबाउंड में क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि आउटबाउंड रूल के अंदर वो बाय डिफॉल्ट अलाउ ऑल ट्रैफिक कर देते। अगर आपने इसको डिनाई कर रखा है या डिलीट कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, तो फिर आपको इनकी एंट्री मैनुअल करनी पड़ती है आउटबाउंड की। अभी ये हमने ऑल किया हुआ है, तो इस करके आउटबाउंड के अंदर आपको कोई रूल ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इनबाउंड रूल ऐड करें। ठीक है, तो ये चीज आपका सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को डिटेल्स में देखना तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप यहीं से जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप की आप सिक्योरिटी के अंदर गए हो, सिक्योरिटी ग्रुप जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लीजिए, तो ये आपको आपका सिक्योरिटी ग्रुप की डिटेल शो कर देगा जो हमारा करंट सिक्योरिटी, उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से वीपीसी के ऊपर अटैच है, ओनर कौन है, परमिशन एंट्री मतलब इनबाउंड रूल में एंट्री कितनी है, आउटबाउंड रूल में एंट्री कितनी है, टैग क्या डले हुए हैं उसके ऊपर, इनबाउंड है आउटबाउंड है, टैग क्या है। आपको इनबाउंड को एडिट करना है तो आप एडिट इनबाउंड रूल कर सकते हो, कोई और रूल ऐड करना है तो वो सारी चीजें कर सकते हो। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे हम रूल ऐड करते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि कैसे। आउटबाउंड रूल है, आउटबाउंड रूल भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका होता है आप अपने EC2 के अंदर जाते हो और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओगे, यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ये उस सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करता है जिस सिक्योरिटी ग्रुप को हमें सेलेक्ट किया अपने इंस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप आपके अकाउंट्स के ऊपर होते हैं, आपके रीजन के अंदर होते हैं, वो सारे सिक्योरिटी ग्रुप को शो करते हैं। आपको आपका सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है जो भी आप इनेबल मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे हमें SG वाला करना था SSH, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे इसकी डिटेल आपको शो कर देगा। अगर आपको डिटेल में ओपन करना है तो आप इसको ओपन कर दीजिए, वही डिटेल ओपन हो जाएगी जो यहाँ पे शो कर रहा था। राइट, तरीका अलग अलग है, काम एक ही है। ठीक है, तो ये होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में कैसे आप डिटेल में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आती है आपके पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, वीपीसी क्या है, सबनेट क्या है आपका, कौन से रीजन में आपने वो क्रिएट किया है, वो सारी डिटेल आपको शो करता है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क इंटरफेस, जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं लैन कार्ड होता है, जैसे हमारे सिस्टम वाईफाई होते हैं जैसे, तो हमारा यहाँ पे इंटरफेस होता है नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है, अगर आपको इसको डिलीट करना है, डिसेबल करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप इसके ऊपर जाओगे, तो यहाँ से इसकी सेटिंग को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिटैच करना है आपको, इस इंटरफेस को अपने इस सर्वर से डिटैच करना है, किसी दूसरे सर्वर नेटवर्क इंटरफेस को आपको अटैच करना है अपने सर्वर के ऊपर, तो वो सारे काम कर सकते हो इसकी डिटेल्स में आप ये चीजें। ठीक है, ये डिटेल में इसके ऊपर भी मैं अलग से करवाऊंगा जब हम सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे और ACL करेंगे, और उसके साथ में आपको नेटवर्क इंटरफेस का करवाऊंगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क इंटरफेस होता है जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम लाइन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके आते हैं सारे के सारे नेटवर्किंग के अंदर। अब नेटवर्किंग के बाद आता है आपका स्टोरेज। अब जैसे जो मैंने आपको बताया नेटवर्क इंटरफेस बताया यहाँ से आपको, कि अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको सबनेट शो करता है कि कौन सा सबनेट है मेरा, वो शो करना है, आपको देखना है। आपको आपका VPC देखना है, VPC की डिटेल्स देखनी है, तो यहाँ पे आप इन पे क्लिक करके देख सकते हो ये सारी चीजें। राइट, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस है। ये आपका VPC में मतलब आपका क्या होता है, जो सबनेट होते हैं और VPC होता है, वो आपकी VPC के अंदर ही आती है सारी चीजें, तो ये उनकी डिटेल को show करता है। ठीक है, अब ये तो हम चेक कर रहे हैं अपने सर्वर से डायरेक्ट, अपने सर्वर पे जो अटैच है। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आ जाती है ऑफिस के मतलब काम से, यार आपको ये
चेक करना है आपको, मतलब कोई सर्वर की डिटेल नहीं देता, वीपीसी का नाम दे देता है। तो वो चीज़ चेक करनी है, तो वो चीज़ कैसे चेक करते हो आप? यहाँ पे आपको सर्वर के ऊपर जाने के बाद ये चीज़ें चेक कर रहे थे, अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, वीपीसी पे जाओगे। तो वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है इसका, मतलब जो एक प्रकार से नेटवर्किंग बोलते हैं इसको। तो वीपीसी पे जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा बहुत सारे, ये वीपीसी का डैशबोर्ड है कि अभी आपके करंट वीपीसी कितने हैं, करंट सबनेट कितने हैं, करंट रूट टेबल कितने हैं, इंटरनेट गेटवे कितने हैं, वो सारी डिटेल। अगर आप योर वीपीसी पे करते हो और आप यहाँ पे देखना चाहते हो कौन से वीपीसी के रिलेटेड, तो उस वीपीसी की आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे ऊपर, और वो वीपीसी आपको सर्च करके दे देगा। अभी मेरे पास दो ही हैं तो मुझे दो दिख रहे हैं, बट कंपनी के केस में ये ज्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे वीपीसी आईडी डाल के सर्च कर सकते हो। सबनेट को सर्च करना है इसी तरीके से, आप यहाँ पे सबनेट को चेक कर सकते हो कि कौन सा सबनेट है, क्या क्या डिटेल उसके अंदर, क्या आईपी रेंज सब। तो वो वीपीसी का फीचर है, वीपीसी पे जाएंगे तब हम ये डिटेल में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं वीपीसी यूज कर रहा हूँ, सबनेट यूज कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट है वो वाले यूज कर रहा हूँ। जैसे हमारा लेक्चर वीपीसी वाला आएगा तो वीपीसी वाले में मैं कस्टम वीपीसी क्रिएट करूंगा, कस्टम सबनेट रेंज क्रिएट करेंगे हम, और अपनी रूट टेबल क्रिएट करेंगे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, वहाँ पे फिर हम सारी चीज मैनुअली क्रिएट करके देखेंगे कि हम अपना खुद का कैसे यूज करते हैं। ये तो हम एडब्ल्यूएस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी सबनेट ये हम सर्वर के ऊपर जाके चेक कर रहे हैं, यहाँ से वीपीसी अब डायरेक्ट वीपीसी जाके सारी डिटेल्स। नेटवर्क इंटरफेस, आप यहाँ पे सर्वर के ऊपर से अपने नेटवर्क इंटरफेस को ओपन किया था, और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो, आपके जो सर्वर है, जो अपने EC2 इंस्टेंस की कंसोल है, इसमें अगर आप नीचे आओगे तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर ही आपको नेटवर्क इंटरफेस का ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट उस नेटवर्क इंटरफेस को ओपन कर रहे थे जो मेरे सर्वर के ऊपर है, बट अगर यहाँ पे आप नेटवर्क इंटरफेस में जाते हो तो यहाँ पे आपको वो सारे नेटवर्क इंटरफेस शो करेगा जितने भी सर्वर क्रिएटेड है, जितने भी नेटवर्क इंटरफेस सर्वर के ऊपर यूज हो रही है, तो वो सारे नेटवर्क इंटरफेस आपको शो करेगा। आपको किसी पर्टिकुलर को चेक करना है, आप उसको सिलेक्ट करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। आपको नया इंटरफेस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करके वो कर सकते हो। ये मैं सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। तो ये था आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर आपका वीपीसी आ गया, कि मतलब बेसिक रिव्यू कैसे करना है, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो वीपीसी कैसे चेक कर सकते हो, सबनेट कैसे चेक कर सकते हो। स्टोरेज पे जाओगे तो स्टोरेज के ऊपर आपके जो वॉल्यूम, जो आपका डिस्क लगी होती है सर्वर के ऊपर, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एक रूट डिवाइस लगा हुआ है आपका, जो स्लैश डेव स्लैश एक्सवीडीए के नाम से है। अब जब बात आती है यहाँ पे, जो ये डेव स्लैश एक्सवीडीए क्यों पिक, जैसे लिनक्स के अंदर कोई सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमारे क्या होता है, जो हार्ड डिस्क अटैच होती है किसके अंदर अटैच होती है, वो सारी डिवाइसेस के, तो स्लैश डेव हमारा फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे भी जो बैकएंड पे इनकी एप्लीकेशन है, जो AWS वालों की, वो आपकी लिनक्स टाइप, लिनक्स उसमें है कुछ। तो जब भी आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक नया वॉल्यूम और अटैच करोगे, अगर आप यहाँ पे विंडोज भी यूज कर रहे हो ना, विंडोज सर्वर आपने क्रिएट कर रखा है, तो ये आपके टाइप जो होंगे यहाँ पे वो सेम रहेंगे। सेम मतलब स्लैश डेव सेम रहेगा, उसके बाद जो आपका स्लैश XVDA है ये आपका चेंज हो जाएगा। आपने एक और नई डिस्क ऐड कर दी तो आपका वहाँ पे DA की जगह पे B आ जाएगा, डी, उस तरीके से पार्टीशन बनने जैसे वैसे बनते जाएंगे, बट टाइप आपका यही। ओके, तो ये थोड़ी सी डिटेल में जब हम ना, मैं आपको कोई सर्वर क्रिएट करके दिखाऊंगा, वॉल्यूम से या स्नैपशॉट से रिस्टोर करके दिखाऊंगा, तब आपको इनका बेनिफिट पता चलेगा, समझ में आएगा कि कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लो मुझे रूट वॉल्यूम को अटैच करना है किसी दूसरे सर्वर का, तो कैसे मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मुझे क्या वॉल्यूम टाइप रखना। तो हमेशा जो रूट वॉल्यूम होगा वो आपका VD, मतलब XVDA में ही रहेगा। SDA हो सकता है, VDA हो सकता है, जो DA के साथ आएगा आपको वो आपका रूट वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम जो आपने 8 GB का एक वॉल्यूम, जो मतलब आपने एक पार्टीशन बना रखा है आपके सर्वर के ऊपर 8 GB का, ये वो शो कर रहा है, उसकी डिटेल शो कर रहा है। अटैच्ड है अभी, कब आपका ये अटैचमेंट टाइम है, मतलब सर्वर कब क्रिएट हुआ था उसी टाइम पे अटैच हुआ था, तो उसके साथ का टाइम है। इसकी डिटेल आपको और डिटेल में चेक करें तो आप यहाँ पे वॉल्यूम आईडी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम आईडी पे जाओगे तो आपके यहाँ पे इस वॉल्यूम की डिटेल मिल जाएगी।
ये मेरा डिटेल्स है, इसके ऊपर अगर आपको वो क्लिक करते हो तो और ज्यादा डिटेल्स में आपको डिटेल शो कर, ये वॉल्यूम आईडी है, आरजीबी है, जीपी3 है, ओके स्टेटस है इसका, वॉल्यूम स्टेटस यूज में है अभी, इनपुट आउटपुट कितना है इसका, थ्रूपुट कितना होता है, इंक्रिप्शन इनेबल है कि नहीं है, स्नैपशॉट है कि नहीं है, वो सारी चीज आपको, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम डिटेल मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, तो क्या इसको मैं किसी और तरीके से भी चेक कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो आपकी EC2 कंसोल होती है, EC2 में ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन देगा, आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप एंटर करोगे वॉल्यूम आईडी, एंटर करोगे, अभी मेरे पास एक ही है तो वो आपको शो कर रहा है, बट कंपनी के केस में तो यहाँ पे हजारों के केस, हजारों हो सकते हैं, मतलब 1000 से कम भी हो सकते हैं, मतलब 100 से ज्यादा हो सकती है। तो आपको अगर सर्च करनी है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम आईडी पेस्ट करोगे और सर्च कर लोगे और वो डिटेल आप उसकी देख सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा तरीका होता है वॉल्यूम को चेक करने के लिए, बट यहाँ पे आपको जितने भी वॉल्यूम होते हैं वो सारे वॉल्यूम के डिटेल शो करते हैं। जब हम सर्वर से किसी वॉल्यूम को चेक करते हो तो वो उसी वॉल्यूम के डिटेल शो करेगा जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं स्टोरेज, स्टोरेज में हमारा आ गया, डिस्क का होता है जो हमारे EBS, अभी एक ही है, अगर यहाँ पे मल्टीपल होते तो आपके जैसे DEF भी होते तो आपको वो सारे यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। स्टेटस चेक, स्टेटस चेक मैंने कल आपको बताया था बट पूरा नहीं बताया कल मैंने स्टेटस चेक के बारे में। अभी स्टेटस चेक क्या होता है AWS के अंदर, जैसे हमारा सर्वर होता है कोई भी, मतलब हमने विंडोज सर्वर बना रखा है, लिनक्स सर्वर, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी आपके स्टेटस चेक दो तरीके के होते हैं और यहाँ पे भी दो तरीके के होते हैं, बट कौन सा तरीका होता है वो हमें अभी तक शो नहीं है। होता है जब मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, राइट, जैसे ही मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, जैसे हमने अगर आपने याद हो तो हमने क्या किया था, जब हमने लिनक्स में फाइल सिस्टम को करप्ट किया था तो वो आपको वहीं पे एरर दे देता था स्टार्टिंग में जैसे आप सर्वर को स्टार्ट करते थे, राइट। तो वो होता है आपका कि आपका जो सिस्टम है, हाँ, तो वो हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, राइट, हमने सॉफ्टवेयर को करप्ट किया था। तो AWS के केस में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप के स्टेटस चेक आ जाते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर का स्टेटस चेक, मतलब जिस हार्डवेयर के ऊपर आपने सर्वर को लॉन्च किया है उसका हार्डवेयर ओके है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आप स्टेटस चेक में देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस चेक और यहाँ पे लिखा है सिस्टम स्टेटस चेक। तो सिस्टम स्टेटस चेक का मतलब है कि मेरा सिस्टम का स्टेटस क्या है, मतलब मेरी जो हार्डवेयर है जिसके ऊपर मैंने सर्वर क्रिएट किया है उसका स्टेटस क्या है, वो हेल्थी है, ओके है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है सब कुछ तो वो यहाँ पे आपको पास कर देगा, ओके। अगर इसके अंदर आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो ये इसको फेल कर देगा, राइट। दूसरा होता है आपका इंस्टेंट स्टेटस चेक। इंस्टेंट स्टेटस चेक का मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने, जैसे लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है या आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखा है, अब उनके अंदर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ बग आ गया तो उसकी वजह से आपने उसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मतलब वो उसको पूरी तरह से बूट नहीं होने देती, तो उस तरीके से होता है इंस्टेंट स्टेटस चेक। अगर मान लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू होता है, आपके सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या एप्लीकेशन चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और आपका सर्वर अप नहीं हो पा रहा है, तो दैट मीन्स कि इंस्टेंट स्टेटस चेक, ठीक है। अगर आपका हार्डवेयर स्टेटस चेक फेल हो जाता है तो इसका स्टेटस चेक फेल क्या होगा, यहाँ पे आपका ये फेल दिखेगा आपको 2x2 फेल, हाँ होता है, ये बहुत बार होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होता, डाटा सेंटर ऐसा नहीं होता कि वो हार्डवेयर की वजह से होता है, वो अपने एप्लीकेशन की वजह से भी होता है। मेरी कंपनी में डेली एक या दो केस होते हैं ऐसे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल सर्वर को स्टॉप स्टार्ट करते हैं, आपका सर्वर दोबारा से हेल्थी हो जाता है वो, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका स्टेटस चेक फेल हो जाता है सिस्टम लेवल पे, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2x2 चेक पास, तो ये क्या हो जाएगा, 2x2 फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम लेवल स्टेटस चेक है जो वो भी फेल है
और इंस्टेंस लेवल स्टेटस चेक है वो भी फेल। इंस्टेंस स्टेटस चेक क्यों फेल होगा? क्योंकि जब आपका हार्डवेयर ही फेल हो गया तो सिस्टम चेक तक तो आप गए ही नहीं ना, राइट? तो इस करके वो आपको यहाँ पे क्या करेगा, 2/2 फेल शो करेगा। अब 2/2 पास शो कर रहा है क्योंकि दोनों स्टेटस आपके ओके हैं, हार्डवेयर लेवल पे भी और इंस्टेंस लेवल पे भी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। तो 2/2 चेक पास है। अगर आपका हार्डवेयर फेल हो जाता है तो आपका 2/2 आपको यहाँ पे पास शो करेगा। और अगर आपका हार्डवेयर पास हो जाता है बट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आपके सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये फेल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा 1/2 फेल। तो 1/2 फेल का मतलब क्या होता है, आपका स्टेटस चेक फेल है जो वो इंस्टेंस लेवल पे, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इस तरीके का आपके पास मतलब इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कई बार। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब आपका स्टेटस 2/2 फेल होता है तो क्या होता है, 2/2 पास है तो क्या होगा, और अगर 1/2 आ रहा है तो मेरा स्टेटस चेक कहाँ पे फेल, सेंस लेवल पे होता है या सिस्टम लेवल पे? ठीक है, अभी हमारा दोनों लेवल पे पास है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिंग। अगर आपका मॉनिटरिंग इनेबल है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा जिसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क इन आउट सारी चीजें शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पर्टिकुलर इंस्टेंस को मॉनिटर करता है। फिर क्लाउड वॉच के थ्रू अगर आपको मॉनिटर करना है तो आप वहां पे भी कर सकते हो, वो फिर मैं आपको बताऊंगा जब हम क्लाउड वॉच को। जो टैग अब जब हमने सर्वर को क्रिएट किया था, जो हमने टैग डाले थे, अगर वो टैग आपको बाद में डालने हैं तो आप यहाँ पे टैग्स में जाओगे, मैनेज टैग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ऐड न्यू टैग पे क्लिक करके नए टैग ऐड कर सकते हो, जो जो हमने वहां पे डाले थे कि किसने सर्वर क्रिएट करवाया, ओनर कौन है, मतलब इन केस हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तो क्या एप्लीकेशन उसमें चल रही है, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे टैग में डाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? डीपली मतलब कैसे? अभी तो हम इन चीजों को अभी हमने किया है, ये देखो ना, जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी ग्रुप बताया है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक इंस्टेंस के ऊपर क्या क्या चीजें अटैच होती है। अभी क्या होगा, मैं आपको हाँ, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक सर्वर के ऊपर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप खुद कैसे क्रिएट करते हैं हम अपना खुद का। अभी तो हम डिफॉल्ट वहां पे जैसे वो कर रहे थे, अभी तो हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तब सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहे थे। फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं खुद एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसके अंदर रूल ऐड करूंगा और उसको फिर सर्वर के ऊपर अटैच करके दूंगा। इसी तरीके से नेटवर्किंग में मैं वीपीसी खुद अपना क्रिएट करूंगा, सबनेट अपना क्रिएट करूंगा और उसके अंदर रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे सारी खुद क्रिएट करूंगा और फिर एक सर्वर क्रिएट करूंगा उसके अंदर। तो वो चीज आप छोड़ दो कि अभी आप मतलब डीपली नहीं जा रहे, मैं अभी सिर्फ आपको एक इंस्टेंस के ऊपर जो चीजें होती है वो चीज का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इनको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास बाद में डिटेल में आएंगी, एक एक चीज आएगी डिटेल में, ऐसा नहीं कि ये दो तीन चीजें आएंगी, एक एक चीज डिटेल में आएंगी पूरी की। अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना ये। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो मैंने यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे होता है आपको जब सर्वर को आपको एक्सेस करना होता है आपके, तो आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे विंडोज सर्वर में हम कर रहे थे, तो विंडोज सर्वर में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा था, राइट? एक आरडीबी का था, एक सेशन मैनेजर का था और एक EC2 सीरियल कंसोल का था। लिनक्स के केस में यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देता है। एक EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आपको, जैसे हम क्लाउड सेल के अंदर कनेक्ट करते हैं। सेशन मैनेजर, सेशन मैनेजर आपका एक तरीके से ये EC2 कंसोल के थ्रू होता है, बट ये आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसके थ्रू होता है, कुछ IAM रोल क्रिएट करने पड़ते हैं उसके थ्रू होता है। SSH क्लाइंट जो हम नॉर्मल पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ से या तो इसको कॉपी कर लीजिए और या फिर आप उसको क्या करेंगे, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ क्योंकि मेरा कुछ इशू चल रहा था इसका। ठीक है, दूसरा होता है EC2 सीरियल कंसोल। EC2 सीरियल कंसोल में मैंने आपको जैसे बताया था, वो AWS नीट्रो टाइप के ही जो इंस्टेंस होते हैं उसको आप सीरियल कंसोल पे कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम T2 यूज कर रहे हैं तो उस पर वो नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो जैसे लिनक्स में EC2 इंस्टेंस कनेक्ट को कंसोल में लॉग इन करता हूँ और मैं यहाँ पे कनेक्ट का, हाँ छोड़ाओ यार तुम, छोड़ाओ ना।
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहीं पे मेरा सर्वर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन आ गई है, राइट। यहाँ पे मैं अपने सर्वर पे जो भी काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैं अपने सर्वर पे लॉगिन हो गया, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। और ये सर्वर मैंने आपको बताया था कि जो लिनक्स होते हैं आपके, लिनक्स का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका ग्राफिकल नहीं, डेस्कटॉप एडिशन होता है जो उसमें ग्राफिकल होता है। अगर आपको इस पे ग्राफिकल चाहिए तो आपको अलग से फिर पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे ग्राफिकल। हम्म। हम्म। अब यूज करने के दो तरीके होते हैं, देखो सर्वर को ना, एक होता है कि आप आपने वेब एप्लीकेशन सर्वर बना के दे दिया, तो जैसे नॉर्मल केस में मैं बताता हूँ, जैसे डीबी टीम होती है, जैसे आप लोग नॉर्मली ओरेकल करते हो, तो ओरेकल भी आपका लिनक्स पे ही चलता है मोस्टली, राइट। तो जैसे आपने क्या किया, आपने एक ओरेकल सर्वर बनाया, आपने एक एप्लीकेशन बना रखी है और आपने डाटाबेस ओरेकल यूज कर रखा है, तो आपने दोनों को लिंक करवा रखा है। अब आपको काम करना है, यूज करना है सर्वर को, आपको यूज करना है अपना ओरेकल डाटाबेस, राइट। तो जब आप अपना ओरेकल डाटाबेस यूज करोगे तो आप डाटाबेस के अंदर कैसे काम करते हो, वही लिनक्स में होता है आपके, उसमें टेबल्स एंट्री होती हैं और सारी चीजें होती हैं। या फिर आप एक एपीआई के थ्रू आप एक्सेस करते हो अपने डाटाबेस को, मतलब जो टूल होते हैं आपके नॉर्मल केस में हम बोलते हैं कि आप एक टूल के थ्रू अपने डाटाबेस को एक्सेस करते हो और उसके अंदर आप फिर अपना काम करते हो, उसके थ्रू करते हो। तो वो चीज होती है कि आपको यूज कैसे करते हो। अगर आप ओरेकल के ऊपर काम करते हो तो यहाँ से वो सारे काम कर सकते हो आप सर्वर के ऊपर, मतलब डाटाबेस के अंदर आपको मैनुअली कोई टेबल क्रिएट, तो अब आप यहाँ से अपने डाटाबेस के ऊपर लॉगिन करोगे, डाटाबेस पे लॉगिन करने के बाद आपने जो भी टेबल क्रिएट करनी है, कोई यूजर क्रिएट करना है, कोई पासवर्ड रीसेट करना है, जो भी काम करने हैं वो सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, टर्मिनल से वो सारे काम हो जाएंगे। तो एक तो यूज केस ये हो गया कि आपको अपने डाटाबेस पे काम करना है, या आपने अपनी की जो एप्लीकेशन बना रखी है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, वो काम करना है। दूसरा यूज केस होता है कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन यूज करनी है, और एप्लीकेशन तो मुझे ब्राउजर पे यूज करनी है, तो एप्लीकेशन को ब्राउजर पे यूज करने के लिए मुझे सर्वर पे लॉगिन करने की तो जरूरत ही नहीं होती। मैं तो डायरेक्ट ब्राउजर पे लॉगिन करूंगा, उसका जो यूआरएल है, और मेरी एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी, करेक्ट। तो ये यूज केस होते हैं, आप पे डिपेंड होता है कि आपको यूज कैसे करना है सर्वर। हम मैनेज करते हैं, हम मैनेज करते हैं, मैंने सर्वर बना के दे दिया, वो सर्वर अप है डाउन है वो सारी चीज मुझे मैनेज करनी है, बाहर से कुछ अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, वो सारी चीजें वो मुझे करनी है। बट इसके अंदर जो डाटाबेस है उसको मैनेज करना है, जो एप्लीकेशन है उसको मैनेज करना है, वो एप्लीकेशन टीम मैनेज। बट उसको एक्सेस करते हैं जो यूजर जिसको काम करना होता है, जैसे मतलब कोई भी वेबसाइट होती है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, अब जो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी ने साइट बनाई, उसका जो डाटाबेस है जो उसने साइट बनाई है उसको कोई मैनेज करता है। बट जो अपने मतलब यूजर एंड पे जो क्लाइंट एंड पे उसको एक्सेस करते हैं, वो तो यूआरएल पे एक्सेस करते हैं, तो वो यूआरएल पे एक्सेस करने के लिए उनको सर्वर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो नॉर्मल हम उनको क्रेडेंशियल बना के दे देते हैं, वो वेब पेज पे यूआरएल कर लॉग इन करते हैं, और वहां से वो ग्राफिकल एक टाइप की ग्राफिकल कंसोल मिल जाती है उनको, जैसे हमें नॉर्मली ये अभी एडब्ल्यूएस की मिली हुई है। कि बैकएंड में तो हमें नहीं पता ना कि इन्होंने कैसे सेटअप बना रखा है इनका, राइट। ये कैसे सर्वर को मैनेज करते हैं, हमें तो ये पता है कि हम तो EC2 कंसोल के अंदर है, सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और काम हो रहा है। बट ये सारी चीजें उन्होंने बैकएंड पे कैसे डिजाइन की है, कैसे किया हुआ है, क्या क्या चीजें यूज की हैं उन्होंने, वो उनको पता है, वो वही मैनेज करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए कि वो कैसे यूज करते हैं और हम कैसे यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट में मैं डायरेक्ट किया, तो यहाँ से मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, कोई भी सर्विस, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका होता है SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट के थ्रू होता है, जैसे आपने अपना कोई सर्वर बना रखा है, जैसे हमने नॉर्मल लिनक्स के सर्वर क्रिएट किए थे VMware के अंदर, उनको एक्सेस किया। बट यहाँ पे एक केस चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, जो हमने की पेयर यूज किया है वो हमने यूज किया डॉट पैम फाइल में। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ पहले यहाँ पे पुटीजन, क्योंकि हमने जो की जनरेट कर रखी है हमारी वेब सर्वर, ये हमने यूज कर रखी है डॉट पैम फाइल में। बट आपको जब सर्वर को एक्सेस करना था तो आपको प्राइवेट की फाइल चाहिए, तो आपको इस फाइल को, इस की को प्राइवेट की में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले,
तो वो कैसे कन्वर्ट होती है मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि पुट्टी जैन के आप यहाँ पर ओपन करते हो, जैसे आप पुट्टी ओपन इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पर, पुट्टी जैन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो पुट्टी जैन ओपन करोगे, लोड पे क्लिक करोगे, और जहाँ पे आपने की पेयर को रखा हुआ है, जैसे मेरी डाउनलोड में थी, तो अभी आपको शो नहीं करेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो की पुट्टी जैन होता है वो आपको सिर्फ प्राइवेट की को शो करता है, मतलब डॉट पीपी के फॉर्मेट वाली फाइल होती है उनको शो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे, तो मेरी वेब सर्वर वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ओपन, ओके, और इसको कर दूंगा मैं सेव प्राइवेट की, यस। जहाँ पे सेव करना आप वहीं पे सेव कर दीजिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्राइवेट की, और मैं इसको सेव कर, अब आपको एक्सेस करना है सर्वर को। तो सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको क्या यूज करना है, पुट्टी। मैं यहाँ पे पुट्टी ओपन करता हूँ अभी। मुझे क्या चाहिए, मेरे सर्वर का आईपी चाहिए। या तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पब्लिक, इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से, इसमें मेरा क्या है, वेब सर्वर का आईपी है, EC2 यूजर डाला हुआ है यहाँ पे। या फिर मैं अपना क्या करूंगा, मैं अपने इंस्टेंस पे जाऊंगा, इंस्टेंस का पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूँ। अब इतना काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो आपने पासवर्ड तो इसका सेट किया नहीं कहीं पे, राइट? आपने ना कहीं पे यूजर नेम लिखा, ना आपने कहीं पे पासवर्ड लिखा, पर अब आपको चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपने आईपी डाल दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे SSH के अंदर, SSH के अंदर जाने के बाद आप ओथ पे जाओगे, ओथ पे मतलब ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट की को ब्राउज करोगे। मेरी प्राइवेट की कहाँ थी, मैं उसको ब्राउज करता हूँ यहाँ पे। अब अगर क्या होगा, अब आप इसको ओपन करोगे, तो अब यहाँ से आपसे ऑथेंटिकेशन पूछेगा और आपसे लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी कि ये आपकी यार लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब आप सोचोगे यार यूजर नेम पासवर्ड तो मेरे पास नहीं है, तो यूजर नेम कैसे मिलेगा आपको? आप यहाँ पे जाते हो, जैसे मैंने आपको कनेक्ट में बताया था कि कनेक्ट में जाओगे आप, SSH क्लाइंट पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे यूजर नेम क्या है। तो जैसे यहाँ पे डाला हुआ है EC2 यूजर, तो यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा। EC2 कनेक्ट पे करते हो तो यहाँ पे भी आपको शो कर देता है कि आपका यूजर नेम क्या है, EC2 यूजर। और पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड वो ऑटोमेटिक आपने जो की पेयर फाइल लगा वहाँ पे सेलेक्ट की थी उस की पेयर से ऑटोमेटिक पिक कर। अब दूसरी चीज होती है, नहीं नहीं, वो पासवर्ड का प्रॉम्प्ट नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक की पेयर से पिक कर लेगा। जैसे आप यूजर नेम डाल के ओके करोगे, आपका वो लॉगिन कर देगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज होती है, अब यहाँ पे जैसे EC2 यूजर यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, AWS के अंदर क्या है, AWS डिफॉल्ट फॉर लिनक्स। तो इसमें क्या है, जो लिनक्स अपने मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के, या मतलब सेंटोस है जो आपको AWS कंसोल पे मिलती है, उसके अंदर आपके कुछ बाय डिफॉल्ट यूजर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया EC2 होता है, जैसे हमने अमेजोन का कोई सर्वर क्रिएट किया तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या रहेगा, EC2 यूजर रहेगा। सेंटोस की हमने AMI सिलेक्ट की तो उसका सेंटोस डिफॉल्ट होता है। डेवियन का एडमिन होता है। फिडोरा का आपका EC2 यूजर भी हो सकता है और फिडोरा भी हो सकता है। मतलब ये डिफॉल्ट यूजर नेम रहते हैं आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के AWS के ऊपर जब कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो, EC2 कनेक्ट पे जाके यहाँ पे आपको यूजर नेम दिखा देगा, और यहाँ से अभी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये आपके पेज हो, यही नहीं आपका ये आपका वैसे ही बना रखा किसी ने, थर्ड पार्टी वेंडर होगा कोई, बट ये आपका AWS के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा कि क्या बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है Amazon के जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है मेरा ना लॉगिन करे ये। बस सिस्टम को करता हूँ रीस्टार्ट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे EC2 यूजर, एंटर करते हैं। मेरी अभी प्रॉब्लम सेम है। अभी इसने क्या किया, सर्वर रिफ्यूज आर कीज, तो मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है कुछ, और मेरा फ्री अकाउंट है तो मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ काफी टाइम से। तो मैं या तो नया अकाउंट क्रिएट करके इसको यूज कर सकता हूँ, बट अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज करोगे जो हमने क्रिएट करके देखी है अभी, तो आप अपना सर्वर यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे विदाउट इशू। ये मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम है, सिर्फ मैंने केस लॉक करने की कोशिश भी की थी, बट मेरा फ्री अकाउंट है तो उस पर वो सपोर्ट नहीं देते, तो सपोर्ट लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो फिर मुझे जो प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, अपने कंसोल पे जाता हूँ, EC2 को सिलेक्ट करता हूँ और EC2 कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करके सर्वर को एक्सेस कर लेता हूँ कनेक्ट वाले उसमें, और यहाँ पे फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। आप लोग एक बार अपना सर्वर कनेक्ट करके देखना पुट्टी के थ्रू इस तरीके से, तो आप एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी बिना इशू के। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये यूजर नेम डाला है, तो यहाँ पे मेरी इसको की को इसने रिफ्यूज कर दिया है, बट आपके की को ये एक्सेप्ट कर लेगा, पासवर्ड नहीं पूछेगा और आपका नॉर्मल लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रही है ये वाली स्क्रीन। तो ये स्क्रीन आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। हाँ, बाद में आप जो मर्जी करते, बाद में जो मर्जी करते जाओ, आप लॉगिन कर लोगे उनसे। हाँ, डायरेक्ट लॉगिन होगा। ठीक है। अब ये था आपका कनेक्ट वाला ऑप्शन कि कनेक्ट कैसे करें सर्वर को हम। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इंस्टेंट स्टेट। इंस्टेंट स्टेट आपके तीन चार टाइप के होते हैं। अगर आपको मान लो सर्वर को शट डाउन करना है, तो आप यहाँ पे सर्वर को कर देते हो स्टॉप। ठीक है। तो अगर आप सर्वर को स्टॉप करोगे तो आपका सर्वर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। अगर आपकी सर्वर ऑलरेडी स्टॉप स्टेट में है, आपको करना है स्टार्ट, तो आपको अभी स्टार्ट वाला ऑप्शन ग्रेड आउट है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो रनिंग स्टेट में। तो अगर आप इसको स्टॉप कर देते हो तो स्टार्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और अगर आपका स्टार्ट है तो आपका स्टॉप वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी हाईलाइटेड है स्टार्ट स्टॉप वाला, मैं स्टॉप कर देता हूँ तो फिर ये आपका स्टार्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। रिबूट करना है सिर्फ, रिबूट करोगे तो रिबूट कर सकते हो, रिबूट जैसे नॉर्मल रिबूट करते हैं सर्वर को, अपने सर्वर के अंदर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप सर्वर को रिबूट करते हो, तो ये वो होता है। ये आपको बाहर से जब हम फोर्सली करते हैं बंद, जैसे हम लैपटॉप को फोर्सली बंद करते हैं, तो ये उस तरीके से। हाइबरनेट, अगर आपने हाइबरनेट इनेबल कर रखा है तो वो आपका यहाँ पे काम करता है। टर्मिनेट इंस्टेंस, टर्मिनेट इंस्टेंस का मतलब होता है कि मुझे सर्वर नहीं चाहिए, मेरा काम हो चुका है, जैसे कंपनी में बोलते हैं ना डीकमीशन करना है मुझे इस सर्वर को, तो ये वो होता है। अगर आप यहाँ पे सर्वर को टर्मिनेट कर दो तो ये आपकी सारी चीजें टर्मिनेट हो जाएंगी, ये सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी चीजें बैकअप है सब कुछ चला जाएगा, तो ये टर्मिनेट होता है। अब मैंने जो आपको ऑप्शन बताए थे कि इसके अंदर जो मैं अगर शट डाउन बिहेवियर को इनेबल करता हूँ, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करता हूँ, तो वो सारी चीजें आपके आती हैं एक्शन के अंदर। तो पहला ऑप्शन आता है कनेक्ट का, व्यू, मैनेज इंस्टेंट स्टेट, ये नॉर्मल सेटिंग है, अगर कनेक्ट पे करते तो वही सेटिंग शो करेगा, व्यू डिटेल पे करते तो डिटेल शो करेगा, अभी जैसे हम देख रहे थे पीछे, आपको अलग से मतलब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे एक्शन में जाते हो, मैनेज इंस्टेंट स्टेट पे करते हो, तो यहाँ पे आपको वही स्टेट देखना है, आपको मतलब स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एक्शन के अंदर थर्ड ऑप्शन होता है इंस्टेंट सेटिंग। इंस्टेंट सेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो अभी मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, एक स्टॉप प्रोटेक्शन वाला और एक टर्मिनेशन प्रोटेक्शन वाला। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में कल आपको पूरी मतलब ये बाकी के टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है। स्टॉप प्रोटेक्शन पहले हम करते हैं चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वापस इंस्टेंस के ऊपर, इंस्टेंस आईडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टेंस पे जाता हूँ, टर्मिनेट इंस्टेंस करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये टर्मिनेशन के लिए ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे शो कर रहा है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आपका डिसेबल है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को, इंस्टेंट सेटिंग के अंदर जाके टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, और इसको मैं कर देता हूँ इनेबल, सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इंस्टेंट स्टेट में जाके इसको करता हूँ टर्मिनेट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल है। अब अगर मैं टर्मिनेट करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे एरर थ्रो कर दे, फेल टू टर्मिनेट एन इंस्टेंस, आपको नो टर्मिनेटेड है, मॉडिफाई द परमिशन, आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको वापस इनेबल करना चाहते हो तो चेंज प्रोटेक्शन सेटिंग पे जाओगे, इसको इनेबल को अनचेक कर दोगे, सेव कर दो, तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आपका डिसेबल हो गया। इसी तरीके से कोई गलती से ना उड़ा दे। ठीक है। उसी तरीके से आपका शट डाउन वाला था कि आपको मतलब कोई अगर गलती से सर्वर को स्टॉप ना कर दे, शट डाउन ना कर दे, तो चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन होता है, तो जैसे चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन इनेबल करते हो, मैं सेव करता हूँ, तो अब इसको अगर कोई सर्वर को स्टॉप करेगा तो वो उसको सर्वर को स्टॉप नहीं करने देगा, उसको वो एरर दे देगा।
अगर आपको इनेबल करना वापस तो चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन पे करोगे तो इनेबल सेव कर। अब अगर मैं वापस इसको स्टॉप या टर्मिनेट करता हूँ तो सारी चीज़ हो जाएगी, स्टॉप भी हो जाएगी, टर्मिनेट भी हो जाएगी। तो अभी देखिए क्या करें, सक्सेसफुली स्टॉप। अब इसने एरर नहीं दी, क्यों? क्योंकि हमने उसको स्टॉप प्रोटेक्शन को डिसेबल कर, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर आप लोगों को? ठीक है, इजी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ। एक बार जब कंसोल पे करके देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी, बट जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आपको ऐसे ही लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको टर्मिनेट करना है तो जैसे मेरा स्टॉप हो गया, स्टॉप स्टेट में भी मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। टर्मिनेट करूंगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये मेरा सर्वर टर्मिनेट। कल इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो इंस्टेंस टाइपिंग के अंदर बाकी के ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे जो यूजेबल होते हैं आपके, वो सारी चीज़ें। इंस्टेंस टाइप कैसे चेंज कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको चेंज करना है, नेटवर्किंग से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, मतलब सारे ऑप्शन क्या होते हैं। वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ ये रिव्यू दूंगा आपका, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनके रिव्यू दूंगा। कुछ सेटिंग है जो हम करके देखेंगे, बट बाकी सेटिंग है कुछ रिव्यू आएंगे। जो जैसे इमेज एंड टेम्पलेट्स हैं, तो इमेज और टेम्पलेट्स में क्या होता है कि आप कस्टम इमेज कैसे क्रिएट करते हो सर्वर की, उससे सर्वर को रिस्टोर कैसे करते हो, लॉन्च कैसे करते हो। तो ये जब हम इमेजेस का ऑप्शन हमारे पास लेक्चर आएगा तो उसमें हम ये सारी चीजें मैनुअली क्रिएट करके देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं रिव्यू दूंगा कि कैसे क्या क्या चीजें, एक इंस्टेंस लेवल भी होती है। ठीक है।